प्रस्तुत घटना जो मैं आपके समक्ष लाने जा रहा हूं वह राजा विक्रमादित्य के काल से संबंधित है, जिसका वर्णन सिंहासन 32 में मिलता है। चलिए जानते हैं इस घटना के विषय में। उसी शमशान घाट पर पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लाद कर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ बोले भी तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना, यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। एक समय में यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगरी थी। इस नगरी में गुणाधीश नामक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। इस राज्य में केशव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र व पुत्री सहित रहता था। उसकी पुत्री मधुमालती विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने हेतु किसी दूसरे नगर में गया हुआ था और उसका पुत्र भी विद्याधन करने हेतु महर्षि के आश्रम में गया हुआ था। उन दोनों के पीछे घर में विक्रम नामक एक सुंदर सुशील युवक आया, जिसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पुत्री मधुमालती के लिए वर के रूप में पसंद कर लिया। इसमें विक्रम को भी कोई आपत्ति ना हुई और उसी समय सारी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। इधर ब्राह्मण का पुत्र जिस आश्रम में रहकर विद्याधन करता था, वहां उसका एक सहपाठी था, वामन, जो बहुत ही ज्ञानवान और सुंदर था। ब्राह्मण पुत्र को वह वामन नामक युवक अपनी बहन मधुमालती के योग्य लगा और उसने वामन से अपनी बहन के विवाह की बात पक्की कर ली तथा साथ ही उसने सब बातें तय कर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। उधर ब्राह्मण भी जिस नगरी में पूजा पाठ करने के लिए गया हुआ था, उसे भी वहां पर मधुसूदन नामक नव युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी सभी बातें तय करके अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस शुभ सूचना को सुनाने के लिए शीघ्र घर पहुंचे। वे कुछ कह पाते इससे पहले ही ब्राह्मण की पत्नी ने उन दोनों को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने एक योग्य युवक के साथ मधुमालती का संबंध तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र चौंक उठे। ब्राह्मण बोला, मैं भी मधुमालती का विवाह मधुसूदन नामक एक सुयोग्य युवक के साथ तय करके आया हूं। लेकिन पिताजी, मैंने भी अपनी बहन के विवाह अपने एक ज्ञानवान एवं सुंदर सहपाठी वामन के साथ तय करके उसे वचन भी दे दिया है। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी विवाह तिथि सबसे पहले बढ़ेगी उस युवक के साथ हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। लेकिन संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे भी पसंद करेगी उसे ही वरमाला पहना देगी। अंततः विवाह की तिथि भी आ गई। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक रूपों व गुणों में एक से बढ़कर एक थे। सभी के बीच केवल एक चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। अभी यह सब चर्चाएं चल रही थी कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सांप ने डस लिया। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सब मधुमालती के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। वधु की वेशभूषा पहने
मधुमालती जमीन पर अचेता अवस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। जहर उतारने में कुशल कई जानकारों को भी बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ देर पहले जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पर अब मातम छाया हुआ था। डोली की जगह अब मधुमालती की अर्थी सजाई जा रही थी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मधुमालती का शरीर चिता की आग में भस्म हो चुका था। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह की आस लगाए बैठे थे, इस दुर्घटना से बहुत दुखी थे। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता की राख समेटी और उसे एक पोटली में बांधकर चल दिया। तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आई, वो उन्हें लेकर चल दिया।